हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग 950 के क्रॉस कर चुके हैं, बिल्कुल आपकी वजह से, आपका साथ की वजह से। और ऐसे ही आप निरंतर साथ देते रहिए और ऐसे ही हम नए नए चैप्टर पढ़ाते रहेंगे और आपके एग्जाम के पहले हम लोग सारी की सारी टॉपिक क्लियर कर लेंगे। आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जैव अणु, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जैव अणु की बात करें तो इसका जो इंग्लिश नाम है वो है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हम लोग केमिस्ट्री कम बायो ज्यादा पढ़ रहे। तो खासियत भी यही है क्योंकि इस चैप्टर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें इस बात का बोध कराती है कि हम लोग कुछ चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री दोनों से जुड़ा है, फिजिक्स से भी जुड़ा है, बायोलॉजी से भी जुड़ा है, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें जैव अणु की, तो जैव अणु का जो सबसे पहली चीज पढ़ी जाती है वो बच्चों होती है कार्बोहाइड्रेट। नाम आपने सुना होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। उससे पहले हम कह दे रहे कि जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आ जाइए, जितनी जल्दी ये पा जाएंगे उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो ये 30% यूज है जो हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। अगर हम बात करें सबसे पहला ओलिगोसैकेराइड डिस्कस नहीं करना है, तो ओलिगोसैकेराइड में आते कौन कौन है? तो सुक्रोज आता है, सुक्रोज के अलावा कौन आता है? लैक्टोज आता है, नाम आपने सुना होगा, या बेसिकली जो बच्चे बायो लिए होंगे 12th में वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद माल्टोज आता है। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा बच्चों, हम बिल्कुल ऑनलाइन है, आपके कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे और आपको आंसर भी देंगे, ठीक है। और अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स में किसको याद रखना है? स्टार्च, स्टार्च के अलावा सेलुलोज, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। उसके अलावा एंजाइम के कुछ पार्ट नहीं पढ़ने, हार्मोन के कुछ पार्ट नहीं पढ़ने। हार्मोन का बेसिकली क्या नहीं पढ़ना है याद में? प्रारंभिक विचार और विटामिन्स, वर्गीकरण और उनका प्रकार्यात्मक, कुछ ये सारी चीजें हमारे टॉपिक से क्या कर दी गई? रिलीज कर दी गई, हटा दी गई। क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर में इंटर करेंगे तो सबसे आप पहले अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये बातें आप मेजर कर लेंगे तो 100% आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और वैसे भी मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा कि हमने अपने वीडियो में बताया है। इसके अलावा हम ऑनलाइन है, जिसको अगर कोई भी कमेंट्स करना तो प्लीज जरूर कमेंट करना, हम आपके कमेंट्स का जरूर आंसर करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करें बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें जब और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को याद आएगा मोनोसैकेराइड्स, कुछ ऐसा था। मोनोसैकेराइड के अलावा और आगे बढ़ेंगे तो डाइसैकेराइड था। डाइसैकेराइड से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स था। ये इतने पॉपुलर नाम है जो हर बार एग्जाम में दिखाई देंगे। तो अब 100% श्योर रहिएगा कि हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में हैं। इसके अलावा हम लोग को एमिनो अम्ल देखना है। एमिनो अम्ल से और आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हार्मोन, हार्मोन के बाद लिपिड, और बच्चों लिपिड के बाद एंजाइम और विटामिन। ये हमारे इस चैप्टर की एक छोटी सी सारांश है जो आपको इस बात को आइडेंटिफाई कराएगी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बताइए, क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? ये चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आ रही है तो अच्छी बात है, तब हम चलेंगे और आगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट्स? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
आज की टॉपिक को हम लेते हैं, और जैसा कि आप मेरा नीचे जानते हैं, हम सबसे पहले जो भी टॉपिक लेते हैं वो कहां से स्टार्ट करते हैं, परिचय। तो जल्दी से कॉपी पे हेडिंग बना लीजिए परिचय, और बिल्कुल मेरे साथ आसानी से स्लोली पढ़िए, 100% आपको आ जाएगा। देखिए, वे जटिल कार्बनिक यौगिक, वे जटिल कार्बनिक यौगिक, ध्यान दीजिए, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव प्रक्रम का निर्माण करते हैं, जो जैव प्रक्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है, तथा जीवधारियों की वृद्धि, तथा जीवधारियों की वृद्धि, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन में लिख लीजिएगा, अनुरक्षण। देखिए बच्चा, अगर अनुरक्षण की बात करें तो याद रखिएगा बचाव, कैसे हम उनको बचाते हैं, अनुरक्षण तथा उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, तथा उनके सामर्थ्य के लिए, तथा उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, वही कहलाते हैं क्या, जैव अणु। अगर एक जैव अणु कहलाते हैं। अगर सवाल ये होता है कि सर जैव प्रक्रम का मतलब क्या है, जैव प्रक्रम मतलब सजीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वयन और प्रजनन, ये सारी की सारी क्रियाएं सजीवों के अंदर होती है, इसलिए इन क्रियाओं को कहा जाता है क्या, जैव प्रक्रम। अब इनका अनुरक्षण करना, सजीवों की वृद्धि करना ही कहलाता है क्या, जैव अणु। बताइए, अगर एक छोटा सा नोट लिखवाएं तो इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फास्ट अलग लाइन से लिख देंगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको। लिखिए, रसायन विज्ञान की भाषा में, या रसायन विज्ञान की वह शाखा ज्यादा अच्छा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित, जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित जैव अणुओं की संरचना, जैव अणुओं की संरचना, उनके रासायनिक संगठन, उनके रासायनिक संगठन तथा संबंधित रासायनिक परिवर्तनों की, रासायनिक परिवर्तनों की या रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन।
कहलाता है। इसी को इंग्लिश में बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर ये बातें समझ में आएगी तो मेरे बच्चों बहुत अच्छे से आपके दिमाग बैठेगा और बहुत ही अच्छी इस टॉपिक को हम लोग जल्दी से क्लियर करेंगे। इसको जल्दी से कॉपी करिए, अगर कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। और जितनी भी चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजन में होगी वो मुझे बताइएगा, हम उसको तुरंत शॉर्ट आउट करेंगे। कॉपी कर लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है? समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक, कॉपी कर लिया आपने। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। जैसे कि अगर हम सबसे पहली टॉपिक बताएं तो इस चैप्टर की सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही इसका नाम याद आता है, मेरे बच्चों को याद आता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है और इन्हीं ऊर्जा को हम ग्रहण करके अपने द्वारा किसी भी कार्य को संपन्न कराते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं रसायन में किस प्रकार हम कार्बोहाइड्रेट को देखा जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स याद करें तो हम लोग को अच्छे से याद है, केला हुआ और चावल हुआ, गेहूं हुआ, ये सब हमारे क्या है? सोर्स है, स्रोत है। तो लिखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो क्या कहा गया? वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बनिक यौगिक जो, ध्यान दीजिए, वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन याद हो गया? क्या कहा? जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या बोला गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, याद कर लीजिए, दोनों को देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सवाल ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो वहां पे ये जवाब आप दे सकते हैं। बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर माना जाए कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स, तो हरे पेड़ पौधे से 70% कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को आता है। ठीक है? अगर निर्माण की बात करें तो याद रखिएगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो मेरे बच्चे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O मिक्स होता है, ऊपर सूर्य का प्रकाश होता है, नीचे हम लोग याद करेंगे क्या होता है, क्या होता है, याद करिए, क्लोरोफिल। इजी, क्लोरोफिल। तो क्या बनता था? ग्लूकोज। लेकिन हम यहां ग्लूकोज न बनाकर क्या बनाएंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग को याद था C6H12O6। अब यहां से H2O कॉपी कर लीजिए। देखिए, H2O कॉपी करेंगे तो क्या बनेगा? C6H2O6। इसी को कहा जाता है क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी।
और क्या बना O2। बैलेंसिंग नहीं पता तो यहां X मान लो कि याद रहे कितना है, यहां भी X मान लो और यहां क्या मान लो Y, कि कुछ वर्ड होगा Y। तो यहां पे क्या बना, ये X मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बताइए क्या ये बातें दिमाग में आ रही है? जैसे ही अगर हम नाम याद करते हैं तो सबसे पहला ही नाम इसमें आता है क्या, ग्लूकोज। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या, C6H12O6। अब इसे पॉलीहाइड्रोक्सी में बदलना है तो C6 रहने दो, H2O कॉमन करके क्या बना लो, 6। बताइए क्या ये बातें याद आ गई? अगर हम दूसरे की बात करें तो नाम याद आता है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, C12H22O11, मतलब C12H2O और यहां पे 11। बताइए क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई अच्छे से? एक एग्जांपल और देखें, चलिए स्टार्च ले लेते हैं, कम से कम याद रहे। अगर स्टार्च की बात करें तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, C6H10O5। बैलेंस करने के लिए इसमें क्या लगाते थे, N। अब इसे पॉलीहाइड्रोक्सी में बदलना है तो यहां से C6 रहने दो, H2O क्या कॉमन कर लेते हैं, 5। तो इस तरह ये किस में बदल जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बताइए अगर यहां तक क्लियर है तो आप मुझे एक लाइन बोलिए सर क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बातें मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है। ओके ओके। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य की, देखिए सवाल ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्य अगर देखा जाए तो इसका हमारे शरीर में कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले कार्य की बात करेंगे तो ये शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्या, शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करना। क्या क्या, ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करना। दूसरा, ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। सवाल ये होगा कि और किस चीज का निर्माण करते हैं, तो कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। अगर हम तीसरी बात करें तो ये पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं। क्या, ये पादपों के कंकाल का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये होता है क्या इनको बांट सकते हैं, तो बिल्कुल बेटा, इनको बांटने के लिए हम लोगों ने क्या याद रखा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अगर कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो कहा गया भौतिक गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, और जल के गुणधर्मों के आधार पर भी इनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो आइए एक छोटा सा समझा जाए कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का क्या, रेखा चित्र। इस रेखा चित्र से आप पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ सकते हो। बस इस रेखा चित्र को बहुत अच्छे से दिमाग में आपको बैठाना होगा। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला ही हमें याद रखना है क्या, भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए
आप लोग कॉपी में लिखते भी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखते रहिएगा। क्या है पहला? भौतिक गुणों के आधार पर। कॉपी को ऐसे लैंडस्केप मोड पे रख लीजिए, उस तरह अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे हम इसको बांटते हैं। ठीक, याद होना भी चाहिए, अगर याद होगा तो बहुत अच्छा है, याद नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ है, याद रखिएगा। आगे चला जाए। दूसरा, जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर। और तीसरा बच्चा है हमारा क्या? याद रखिए तीसरा क्या है? अपचायी गुणों के आधार पर। अपचायी गुणों के आधार पर। सवाल होता है सबसे पहला कि जब हम बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर तो कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं बच्चा। एक होता है शर्कराएं। सवाल ये होता है सर शर्कराओं में कौन कौन आता है? तो आपको याद रखना है किसी शर्कराओं में सबसे पहला आता है क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। याद करिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब किस में आते हैं? शर्कराओं में। दूसरा बस अ लगा दो, अशर्कराएं। फिर से वही क्वेश्चन, सर अशर्कराओं में कौन आएगा? याद करिए, तो अशर्कराओं में सबसे पहला आएगा कौन? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो हर बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये पाए जाते हैं तुम्हारे अशर्कराओं में। अगर हम जल अपघटन की बात करें तो सर जल अपघटन में कौन कौन आता है? ये वही जो हम लोग को अच्छे से याद करना है। तो जल अपघटन में सबसे पहला ही आता है क्या? मोनोसैकराइड। शुरुआत में आपको बता रहे थे बच्चा कि मोनोसैकराइड किसमें है। ठीक, मोनोसैकराइड के बाद याद रखना है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड से और आगे बढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि ओलिगोसैकराइड के बाद क्या याद आएगा इसमें? पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड और तीसरा पॉलीसैकराइड्स। इस पॉलीसैकराइड में आते हैं दो। कौन कौन? सम पॉलीसैकराइड्स और विषम पॉलीसैकराइड्स। ऐसे करते याद हो जाएगा। और तीसरा अगर हम बात करें अपचायी गुणधर्मों के आधार पर तो इसमें सबसे पहला ही आता है क्या? अपचायी शर्कराएं। अपचायी शर्कराएं। दूसरा अनअपचायी शर्कराएं। देखिए दो नाम आपके सामने आ गए,
अपचायी शर्कराएं और अनअपचायी शर्कराएं। अगर अपचायी शर्कराओं की बात करें तो हमें याद रखना है कि इसमें ही राइबोस, ग्लूकोज आते हैं। अगर अनअपचायी की बात करें तो इसमें सुक्रोज, सेलुलोज आता है। आप अपनी कॉपी पे इसका चित्र बहुत अच्छे से बना लीजिए। अगर इस तरह खोल के याद करेंगे तो 100% आपके दिमाग बैठेगा और 100% आप मेरे बच्चों एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। जल्दी से कॉपी करो इसको, ठीक है? बात पकड़ में आ रही है आपको अच्छे से? डाउट होगा तो बताइएगा, हम उसको फिर से बताएंगे। हम बोर्ड से इसलिए हटे कि आप आसानी से इसको लिख सकिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप लिखेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट का नामकरण। कार्बोहाइड्रेट का नामकरण। अगर इसके नामकरण की बात करें तो यह कहा जाता है कि सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओस लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या रूल नंबर 1, तभी आपको आएगा। यह यूपीएससी की तरह नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या सरल कार्बोहाइड्रेट के अंत में, कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में, के नाम के अंत में ओस, याद कर लीजिए, लगाते हैं। लगाते हैं वे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड है, उन्हें एल्डोस कहते हैं, इसलिए। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो बहुत इजी एग्जाम्पल है इसका, आइए देखा जाए। अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, एल्डोस, कीटोस, एल्डोस एल्डिहाइड और कीटोस बस कीटोनिक ग्रुप। अगर हम बात करें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 3, और हम लोग को याद रखना है कि ये एल्डिहाइड है तो क्या होगा, एल्डो 3 है तो ट्रायोस, एल्डो ट्रायोस, 3 होने पर ट्रायोस। उसी तरह कीटोस ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, कीटो ट्रायोस। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? अगर हम 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें या 7 की बात करें, तो 4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, एल्डो क्या, टेट्रोस। क्यों? क्योंकि इससे 4 होता है। एल्डो पेंटोस। क्यों? क्योंकि इसमें 5 होता है। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? 6 पे याद करिए क्या होता है, एल्डो
हेक्सोस और 7 की बात करें तो क्या हो जाएगा? एल्डो हेप्टोस। तो ये तुम्हारे हो गए क्या? नामकरण। आइए इधर चला जाए, कीटोन्स ग्रुप है तो कीटो ट्रायोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस और कीटो हेप्टोस। चलिए जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा मुझे बच्चों। एकदम स्लोली स्लोली करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस यही है कि जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से मन लगा के अच्छे से करिए इसको। कॉपी कर लीजिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपको कैल्टोस और ग्लूकोज वाला वो क्लियर हुआ होगा, नामकरण अच्छे से आया होगा। आगे बढ़े। अब जैसा कि 2 और वर्ड है, अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हटा दी गई हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। क्या? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सवाल ये होता है सर ग्लूकोज होता क्या है कि नहीं? अगर हम बात करें बच्चों ग्लूकोज की, तो याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज है एक मोनोसैकेराइड। क्या है भाई? मोनोसैकेराइड। कॉपी कर लीजिए। एल्डोहेक्सोस तथा अपचायक शर्करा है। एल्डो, कॉपी करिए, हेक्सोस तथा अपचायक शर्करा है। यह पके हुए अंगूरों, शहद तथा अधिकांश मीठे फलों में पाया जाता है। यह पके हुए अंगूरों, फलों एवं शहद आदि में पाया जाता है। अब यह होगा कि हम इसको बनाएंगे कैसे, तो नेक्स्ट हेडिंग आप यही लिख दीजिएगा, क्या? निर्माण की विधि। यह हम लोग पढ़ेंगे कहां? नेक्स्ट क्लास में। और उसमें जाने से पहले एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्या? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड में अंतर। इतना चीजें कर लेंगे तो ये आज की टॉपिक हो जाएगी क्लियर। आइए एक बार रिवीजन कर लिया जाए कि आज हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे।
आज की टॉपिक स्टार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है आपका जैव अणु। जैव अणु की बात करें तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन। इसमें से इतनी सारी चीजें रिड्यूस करेंगी। जैसे ओलिगोसेक्राइड में से सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस को हटा दिया गया। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन नहीं पढ़ना है, कुछ एंजाइम, हार्मोन नहीं पढ़ने, विटामिन नहीं पढ़नी। अगर सवाल होगा सर इस चैप्टर की मीनिंग क्या है, तो वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव प्रक्रम का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि, अनुरक्षण तथा उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। नोट, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित जैव अणु की संरचना, उनके रासायनिक संगठन तथा संबंधित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जैव रसायन कहलाता है। क्वेश्चन बनता है जैव रसायन किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े कार्बोहाइड्रेट। तो कहा गया कि वे कार्बनिक यौगिक जो जल अघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, उन्हें ही कहते हैं। जैसे ये एक छोटा सा रासायनिक समीकरण है जिससे आप समझ सकते हैं। इसको आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कह सकते हैं। इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह आता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्य, तो शरीर को ऊर्जा, उष्मा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना और पादपों के कंकाल का निर्माण करना। ये सारी की सारी चीजें होती हैं क्या इसमें। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण समझने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाए। इसको 3 आधार बांटे, एक भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, एक जल अपघटन के आधार पर और एक अपचायी गुणों के आधार पर। सबके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद हम नामकरण की बात करें तो सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम में ओस लगाते हैं। अब एल्डिहाइड होगा तो एल्डोस और कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोस। और लास्ट आज की ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के निर्माण की विधियां। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग याद करेंगे क्या, इनकी संरचनाओं को हम कैसे प्राप्त करेंगे ये। और एक छोटा सा होमवर्क, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में अंतर कोशिश करिएगा कम से कम 4 पॉइंट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।